बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट इंजन का एक बेसिक मॉडल देखा था और उसमें मैंने आपको यहाँ तक कराया था, उसका वर्णन का जो आया था ABCD एक एक को लाया था, राइट। अब हमारे पास आज आगे का टॉपिक चलेगा जिसमें हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे 5-6, इनको भी हम लोग देख लेंगे, राइट। सबसे पहले एक बार मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक तो आप लोगों को चीज़ें याद थी। आइसोथर्मल में हम लोगों ने ये किया, एडियाबैटिक हुआ, फिर आइसोथर्मल हुआ और फिर ये हुआ, राइट। अब मेरे पास जो आगे की चीज़ आती है, यहाँ पर आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, राइट। एक बार हीट इंजन को दोबारा पढ़ लेते हैं। हीट इंजन हमारे पास कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे मेरे पास सोर्स था, यहाँ पे मेरे पास इंजन था और यहाँ पे मेरे पास सिंक था, राइट। और सोर्स से कितनी भी हीट आप लोग ले सकते हो, उसका टेम्परेचर खत्म नहीं होने वाला, और सिंक को कितनी भी हीट दे सकते हो, है ना, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करने वाला। अब हमारे पास सेकेंड लॉ की कुछ स्टेटमेंट थी। सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी पहली क्लॉजियस साहब ने दी थी। किसने दी थी? क्लॉजियस साहब। तो क्लॉजियस साहब के अकॉर्डिंग वो कहता है किसी भी एक बॉडी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर। क्या बोलता है? कभी भी सिंक से सोर्स में हीट फ्लो नहीं होगा। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है, राइट। कि कोई भी बॉडी जो कूलर है वो सेल्फ एक्टिंग है, तो कभी भी वो कोल्ड से हॉट को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है केल्विन प्लैंक की। इसकी आती है केल्विन प्लैंक दोनों। केल्विन प्लैंक क्या कहता है? केल्विन प्लैंक कहते हैं कि कोई भी एक बॉडी अगर हमारे पास दे रखी है, ध्यान रहे, वो 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकती है। कहने का मतलब नो बॉडी कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी कि कोई भी बॉडी आपकी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट इन वन फॉर्म और अनदर। हमें नहीं पता किस फॉर्म में लॉस्ट होगी, हमें नहीं पता बेटा किस फॉर्म में लॉस्ट होगी, पर ये लॉस्ट होगी, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, राइट। सो ये क्लॉजियस साहब की स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले वाली, जहां पर क्या बोला था, कोई भी बॉडी है सेल्फ एक्टिंग है, तो भाई साहब वो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे वो राइज नहीं जा सकती, राइट। हायर से लोअर तो आ सकते हैं अपने आप ही, है ना। ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता नहीं चाहिए। हालांकि केल्विन साहब का स्टेटमेंट और था जो कि सिर्फ केल्विन का था। उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी अपने आप को सराउंडिंग से ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकती। कोई बॉडी अगर अपने आप को कूल कर रही है तो वो इतना ही कूल करेगी इतनी सराउंडिंग में लीस्ट टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, सराउंडिंग से नीचे जाके कूल नहीं कर सकती। तो वो सिर्फ किसकी थी? केल्विन साहब की थी और केल्विन प्लैंक की है, राइट। तो ये सारी कहानी हमारे पास आ जाती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डील करने के लिए। समझ में आया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, लिख के आ जाओगे तो आपके पास आराम से आपको नंबर मिल भी जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि भैया कोई भी चीज हमने कहा 100% वर्क नहीं कर सकती। मैंने यही तो कहा, और मैंने कहा था कि बेटा इसके लिए मैं पहले आपको हीट इंजन समझाऊंगा, फिर सेकंड लॉ समझाऊंगा और फिर एफिशिएंसी निकाल के दिखाऊंगा, राइट। अब आते हैं इसकी एक बार एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। एफिशिएंसी बेटा हम लोग ईटा से देते हैं। किससे देते हैं? ईटा से देते हैं। और एफिशिएंसी होता है कितना वर्क आपके पास आया टू कितनी हीट आपने उसको दी। इसी से तो आप लोगों ने निकाला था। अगर मैं यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखूंगा तो जो मेरे पास वर्क आया था वो आपको पता होना चाहिए। ये वर्क पॉजिटिव में था, ये वर्क पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये दोनों इक्वल थे। तो मैंने आपको कल बताया था टोटल वर्क डन जो आया था मेरे पास वो कितना आया था? W1 माइनस W3 आया था, क्योंकि W2 और W4 इक्वल थे, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, राइट। तो आपके पास जो ईटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? W1 माइनस W3, राइट। W1 माइनस W3 के साथ आएगी और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? Q1, और Q1 किसके इक्वल है? W1 के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास W1 का मतलब क्या था? Q1। अब यहाँ पर देखिए W3 का मतलब हीट की टर्म्स हमारे पास क्या था? Q2। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1।
दोनों ही तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपकी एफिशिएंसी में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, आपकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। अब आपके पास एफिशिएंसी का जो ये वाला फॉर्मूला है, मैं इसको 1 की टर्म्स में लिखूंगा और 1 की टर्म्स में लिखने के बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। तो बेटा अगर ध्यान से देखते हैं तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस W3 बाय W1 आ जाएगा, राइट। अब W3 अगर आप देखेंगे तो ये वाला वर्ग था, तो मैं लिख सकता हूं ईटा की वैल्यू 1 माइनस W3 की वैल्यू में n 1 मोल के लिए लेता हूं, तो आपके पास आ जाएगा RT ln V3 बाय V4। ये आपको पता है प्लस कैसे आया था हम लोगों ने, याद है ना, ठीक है। और अगर मैं यहां पर लिखूंगा W1, क्या लिखूंगा W1, तो W1 मेरे पास क्या आया था RT ln V2 बाय V1। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमारे पास एक चीज और थी, यहाँ पर T1 और T2 थे, देखो यहां से गया तो T1 से T2 था ना, सबसे पहला इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा T1 और ये वाला जो हमारे पास आया था ये आया था T2, तो ये हमारे पास आ जाएगा T2 और T1, राइट। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास कल की थी और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। अब आइए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखो बेटा, आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू एडियाबैटिक की थी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की थी, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू यानी कि D से लेकर A तक की वैल्यू हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन की थी। और एडियाबैटिक के समय पर आपके पास मैंने T और V का रिलेशन लिखवाया था, क्या होता है TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आया था, ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब हमें ये देखना था कि कौन सा टेम्परेचर था और कौन सा वॉल्यूम था। सबसे पहले जब मेरे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहां से लेकर यहां तक गया तो मेरे पास कहानी आई T1 से, तो T1 की जो वैल्यू थी ये मेरे पास आएगी V2 की पावर गामा माइनस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का, क्योंकि ये सारा सेम लाइन सेम कर्व पे लाई कर रहा है ना, और सेम कर्व पे लाई कर रहा है तो हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होगा, सारा इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था मेरे पास T2, और T2 की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा T2 इंटू V3 की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास वॉल्यूम क्या है V3 है। समझ में आता है ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे आप बिकॉज BC lies BC is adiabatic, BC is adiabatic process and B and C lies on the same line, right। तो इसलिए B पॉइंट का ये हो गया और C पॉइंट का ये हो गया। सिमिलरली आपके पास DA भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, और DA एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है यानी कि T2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा T1 इंटू V1 इसकी पावर गामा माइनस 1। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मैं T2 बाय T1 का रेशियो निकालता हूं, इसका रेशियो निकालता हूं T2 बाय T1 का रेशियो, तो बेटा T2 बाय T1 का रेशियो निकालूंगा तो V2 बाय V3, राइट। T2 बाय T1 क्या हो जाएगा V3 बाय V2, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय V3 होगा मेरे हिसाब से, T2 बाय T1, हाँ जी, V2 बाय V3 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा T2 अपॉन T1 निकालना है ना, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस बार V1 बाय V4 और इसकी पावर गामा माइनस 1। ये भी T2 बाय T1 के इक्वल है, ये भी T2 बाय T1 के इक्वल है, तो आप कह सकते हो V2 बाय V3 इज इक्वल्स टू V1 बाय V4 लिखा जा सकता है। और मतलब इसकी पावर गामा माइनस दोनों की कैंसिल हो जाएगी ना। अरे भाई ये ऐसे, ये तो ऐसे हो जाएगा आप लोगों के पास सिंपल। अब गामा माइनस 1 तो कट गया, तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि V1 को इधर ले आइए और V4 को इधर ले आइए, V4 को इधर ले आइए, सॉरी V1 को इधर ले आइए और V3 को इधर ले जाइए, तो आपके पास क्या रेशियो आ जाएगा V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू V3 बाय V4। चलेगा, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए जरा V3 बाय V4 और V2 बाय V1 ये रेशियो आपस में इक्वल है,
यानी कि ये कट गया, 1 आ जाएगा, ln से ln गया, r से r गया, क्या बचा आपके पास एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। ये आप लोगों के पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब जो हमारे पास T2/T1 है ये एक्चुअली हमारे पास Q2/Q1 के भी इक्वल होता है, तो आपको कई किताबों में ये भी मिलेगा Q2/Q1। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास T2/T1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1 के भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी चीज क्लियर है? तो ये छोटा सा एफिशिएंसी निकालना, क्योंकि बेसिकली मेरे को बताना था आपको एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, और उसे एफिशिएंसी को निकालने से पहले मुझे सेकंड लॉ बताना था। सेकंड लॉ बताने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मैंने बोला कोई भी चीज आपके पास 100% वर्डन नहीं कर सकती। 100% वर्डन क्यों नहीं कर सकती, आइए जानते हैं। देखो 100% वर्डन के लिए एफिशिएंसी का 1 होना जरूरी है, यानी कि तभी तो कोई भी चीज 100% हो पाएगी। और एफिशिएंसी के 1 होने के लिए या तो आपके पास T2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि सिंक जो है आपके पास क्या होना चाहिए, 0 केल्विन पे। और 0 केल्विन पे कोई भी चीज पहुंच पाना वैसे ही बहुत मुश्किल था, हम लोग चीज चेक कर चुके हैं, राइट। और दूसरी चीज आपका सोर्स जो है ना T1, भाई अगर ये 0 करना है तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए, किसी के अपॉन में इनफिनिटी। और इनफाइनाइट सोर्स तो होता ही नहीं है ना, कुछ कोई ना कोई एक सोर्स है, उसकी फिक्स टेम्परेचर होगा। इनफाइनाइट सोर्स प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इनफाइनाइट सोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब ये 0 नहीं हो सकता तो 1 माइनस समथिंग करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी, तो घटेगी। इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। सेकेंड लॉ ने भी यही बोला था कि आपके पास कोई भी ऐसा इंजन आप नहीं बना सकते जिसकी वजह से आप पूरा 100% एफिशिएंसी निकाल दें। ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी क्यों बोली गई थी और किस तरीके से बोली गई थी। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कौन सा, ये वाला? बेटा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, T2/T1 का रेशियो निकाला। एक्चुअली यहाँ पे भी ये T1 है, तो T2/T1 का रेशियो दोनों को निकालना है। यहाँ पे देखिए T2/T1 निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा V2/V3, और यहाँ पे T2/T1 निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा V1/V4। दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो मेरे को V3 इधर पहुंच जाएगा, V1 यहाँ पहुंच जाएगा बेटा। तो V2/V1 है हमारे पास इक्वल टू V3/V4 आ गया, तो V2/V1 V3/V4 के इक्वल आ गया, तभी तो मैं इसको काट सकता हूँ, वरना कैसे काटूंगा इसे। तो नेट वैल्यू मेरे पास एफिशिएंसी की आ जाएगी 1 माइनस T2/T1। ये आप लोगों से पूछा भी गया है कि भैया इसकी एफिशिएंसी निकाल के दिखाइए, और कार्नोट थ्योरम क्या होती है उसकी एफिशिएंसी निकालिए। तो आपको ये सारा चीजें पता रहनी चाहिए कि हमारे पास किस तरीके से आता है और कैसे आता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? आगे चल सकते हैं। आगे चलने के लिए वैसे तो मैं आप लोगों को ट्राई करने दूंगा ये वाला क्वेश्चन, है तो बहुत ही सिंपल, बट एक चीज है जो कि आप लोगों को जनरली स्कूलों में बताई नहीं जाती है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि आप एक बार ट्राई करना। जब मैं बता दूंगा उसके बाद तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन मैं अभी जब तक उस क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा तब तक वो राज नहीं खोलना चाहता, क्योंकि उस राज को अभी राज बने रहने दो। आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज हो जाएगा। सरप्राइज का मतलब वो चीज होगी जो बुक्स में थोड़ी बहुत चीजें नहीं दी जाती हैं, वो वाली चीजें कुछ बुक्स में, ऐसे ही सारी बुक में नहीं दी होंगी। वेल अब मैं आता हूं मेरे पास इसके उल्टे परफॉर्मेंस पर। उल्टे परफॉर्मेंस मतलब मैंने अभी क्या पढ़ा, हीट इंजन पढ़ा। अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, रेफ्रिजरेटर। क्या पढ़ने जा रहा हूं बेटा, रेफ्रिजरेटर। हाँ 1 माइनस Q2/Q1 1 माइनस T2/T1, तभी तो मैंने आपको जो इक्वल करके दिखाया 1 माइनस Q2/Q1 मैंने आपको कल दिखाया था। और 1 माइनस Q2/Q1 अगर ईटा की इक्वल आ रही है, यानी कि ऑन कंपेयरिंग दोनों कंपेयर करूंगा तो Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1 ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता ही रहती है। अब मैं आप लोगों के पास आता हूं रेफ्रिजरेटर पर। किस पे आता हूं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कुछ इस तरीके से काम करेगा कि आपके पास पीवी डायग्राम वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है, उसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन एक अंतर रहेगा। क्या कि उसमें जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा पहले, फिर उसमें क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हुआ। फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आइसोथर्मल
कंप्रेशन। समझ गए ना, वही कहानी है, पहले ये होगी। अब यार डायग्राम तो पता ही है मेरे। पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हाँ बेटा, इस बार एरो ये चला रहा हूँ ना, हाँ तो इस बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन पहले यहाँ से रहेगा, वही कहानी है, ए बी सी डी, लेकिन उल्टी कहानी है। पिछली बार हमारे पास प्रोसेस यहाँ से गया, इस बार हमारे पास रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अपने अंदर चीज ठंडी करता है, और हम क्या पढ़ रहे थे, ये चीज गर्म करने का, लेकिन ऐसा नहीं। रेफ्रिजरेटर भी हम लोग इंजन बनाएंगे, उसे भी हीट इंजन बनाएंगे, तो मैं आपसे कहूँगा रेफ्रिजरेटर चीजें गर्म करता है, तो आप कहना कि नहीं सर ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पीछे से गर्म हवा आती है रेफ्रिजरेटर की, पूरा बोला करो, ठीक है। तो तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कहानी कैसे होगी, वापस आ जाते हैं, किस तरीके से होगी ये देखते हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक टाइप से मतलब नहीं है सही। चलिए वापस आते हैं इस पर, बैक पर। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन सारी कहानी भी लिखनी है आपको, ए से बी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, बी से सी तक क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो सारी कहानी सेम है, मैं वो सब ले लूंगा। अब सुनो, यहाँ पर आप लोगों का वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ये आपको एक तो पता रहना चाहिए, और काम कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्किंग सब्सटेंस वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो लिक्विड, रेफ्रिजरेंट, अमोनिया, ये डला होता है आपके कूलिंग, एज अ कूलिंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना फ्रिज में, वो ये होता है, या फिर फ्रीऑन, फ्रीऑन, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है। पिछली बार का कहानी का मॉडल मेरे पास कुछ इस तरीके से था, ये सिंक, ये सोर्स, और ये मेरा इंजन, राइट। सोर्स से इंजन पे गया, इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, राइट, ये कहानी थी। अब मुझे रेफ्रिजरेटर बनाना है तो कहानी तो उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी कैसे करेंगे देखिए, इस बार आपके पास जो आपका सिंक है, यहां से हीट ली जाएगी, यानी कि Q2 से आप लोग इस बार हीट लेंगे, एब्जॉर्ब कर, तभी तो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ये, रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए तो बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि इस बार आप Q2 हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और Q2 हीट एब्जॉर्ब कर कर यहां पर जो वर्क डन आएगा, ये जब इसको भेजेगा तो सोर्स और ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और ये और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। यही तो कहानी हो रही है, रेफ्रिजरेटर भी यही होता है, पहले हमें देना पड़ेगा इस सिंक में से ले रहे हैं, यानी कि आप समझो कि रेफ्रिजरेटर आपका ठंडा का और ठंडा हो जाता है अंदर से, लेकिन बाहर का जो उसका कंप्रेसर, पीछे का जो जाली वगैरह लगे रहते हैं, कंप्रेसर बेसिकली काम करता है, वो और गर्म होती चली जाती है। एसी में बिल्कुल सेम ही फंडा है, यानी कि ये आप लोगों के रूम की हीट को बाहर फेंकता है, तभी तो अंदर ठंडा हो रहा है, हीट को बाहर फेंकना। यानी कि बेसिकली देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एसी का फंडा भी अगर समझाता हूं, उसमें भी ये चीज यूज होती है, ये भी यूज होती है, उसकी एक ट्यूब होती है, उसमें होती है, मैं खोल के दिखा सकता है ना। अब देखिए रूम का टेम्परेचर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, रूम का टेम्परेचर मेरे पास क्या है बेटा, हमारे पास सिंक, क्योंकि सोर्स बाहर है, बाहर जब गर्मी ज्यादा होगी तो ये कूल करता है, तो कूल करने वाली सारी चीज हीट इंजन के अपोजिट चलेगी। कैसे, ये सिंक में से टेम्परेचर उठाएगा और बाहर सोर्स में फेंकेगा, जिसकी वजह से सोर्स क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा, लेकिन सिंक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए आपको एसी में कूल कूल लगता है, ठीक है। और मेरा बिजली का बिल बढ़ाते हो। सर ऑन कर दो, सर ऑन कर दो। एक बच्ची बताई सर आपकी कितनी वीडियो में रिमोट है, कि सर आप रिमोट से बटन बंद कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया था। बेटा क्या करें, बिजली का बिल भरना पड़ता है। आशीष चलाने की एक वीडियो थी ना, फ्रीज को डाल दो, लेकिन एसी ऑन रखो। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया, इसी घर से बढ़ा ये बनेगी, ठीक है, सबकी फीस ही भर देगी, मेरा तो फायदा है, सबकी फीस बढ़ा देता हूं 200 रुपए, बिजली का बिल बहुत आराम से आ जाएगा। चलो अच्छा वापस 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 आते हैं। ये समझ में आया कहानी कैसे होती है, सिंक से ही, यानी कि लेकिन आप लोगों के हिसाब से W इज इक्वल टू, इस बार ये Q2 है और ये Q1 है, तो हमने Q2 माइनस Q1 हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी नहीं होगा ना यार, अब भी हीट तो इसी की ज्यादा है, तो वर्क डन अभी भी वही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कहानी बदल जाएगी। जिस तरीके से वहां पे हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे ईटा से, यहां पर निकाला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या निकाला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर है, इसको मैं बीटा से निकालता हूं, जो कि मेरे पास आता है अमाउंट ऑफ हीट, वही कितना हीट आपने लिया, टू दैट ऑफ वर्क डन आपने कितना किया इस बार। पिछली बार क्या था, उल्टी थी कहानी, राइट।
और इस बार Q1 लिया था हमने वहां पे, राइट? यहाँ पे Q2, समझ में आता है? और W की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? Q1 माइनस Q2, तो बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अब एक चीज मेरी बात ध्यान से, ये समझ में आ गया ना रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसकी बीटा की वैल्यू समझ में आ गई कैसे आती है? अच्छा, अब मैं ईटा की वैल्यू लिखता हूं 1 माइनस T2/T1 या फिर Q2/Q1, दोनों सेम थी। हाँ जी, ये जो हमने वैल्यू निकाली है बीटा की, ये उस हीट की है या ये आपका रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। जिस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाली थी हीट इंजन की, ऐसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलता है रेफ्रिजरेटर। महंगे वाले। ये थोड़ा महंगा वाला सिस्टम है ना। तो बीटा, क्योंकि इसमें आपने Q2 हीट इस बार सिंक से ली है ना, तो कितनी हीट ली है अपन, कितना बर्डन किया, उसी का तो रेशियो है। महंगा मतलब एसी फ्रिज वाली कहानी है, वो पुरानी सस्ती थी, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं और कुछ नहीं, वो भैया जी का लॉजिक था। अच्छा इधर देखिए जरा प्लीज, 1 माइनस T2/T1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस Q2/Q1। ये हम लोग कल कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा? बीटा और ईटा में क्या रिलेशन है ये निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा क्या रिलेशन होगा? एक काम करो, इस इक्वेशन को आप Q1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू Q2/Q1, राइट, अपॉन Q1/Q1 हो जाएगा 1 माइनस Q2/Q1। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, अभी मेरे पास Q2/Q1 की वैल्यू नहीं है, पर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप लिख सकते हैं सर आपके Q2/Q1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ईटा, राइट? चलेगा, तो बीटा और ईटा में रिलेशन आ गया। बीटा इज इक्वल्स टू Q2/Q1 कितना है, 1 माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस Q2/Q1 किसके इक्वल था? ऑलरेडी ईटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा। ये छोटा मोटा रिलेशन आप लोगों के सामने बिल्कुल तरीके से आना है, रटना तो कुछ है ही नहीं, आराम से अगर रखोगे तो बिल्कुल रिलेशन वाइज अगर हम लोग करते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर का। याद रहे, कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं हो सकती है ना। एफिशिएंसी जो है हमारे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ चीज हमारे पास हीट की फॉर्म में किसी और फॉर्म में लॉस्ट होती है, ये सारी कहानी आप लोगों के पास रहती है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, एक बच्ची ने कहा है कि सर आप जब एक तो पढ़ाते हो ना तो तेजी से पढ़ाते हो, है ना, तेजी से मतलब स्पीड तेज नहीं कि सर आप हमें लिखने का टाइम नहीं दे पाते हो। बेटा वैसे ही आपको पता है क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे की चलती है, अब मैं लिखने का भी टाइम दे दिया। वीडियो वालों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बेटा मैं ऐसे हट जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, लेना होगा ऐसे ले लेंगे, ले लो भैया। उस बच्ची को कितना सोच रही है तुम्हारे लिए, झुक जाओ, ये गंदी गंदी बातें मत करा करो क्लास में बैठ के। हाँ, तो जो आपके पास बेटा ये है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, 1 2 3, अब भी 1 सेकंड, इसमें वीडियो खींच, फोटो खींचनी है मेरी फोटो, मैं तो फेमस हूँ यार, ठीक है, आसपास के इलाकों में। चलिए यहाँ तक चलेगा काम। अब काम तो चल जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन आपसे अब भी नहीं बनेगा, और दूसरा ये सारे क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ बच्चे बना ले, कुछ बच्चे ना बना पाए, और लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें एक साथ आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास सारी चीजें क्लियर भी होती जाएं और काम जो है साथ के साथ भी होता जाए। तो इसलिए हम लोग अभी 6 न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें एक बहुत ही छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि मैं कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे होगा हमारा? लास्ट। क्या कहना चाह रहे हो वक्त? चलिए पहला क्वेश्चन छोटा सा है और छोटा सा क्वेश्चन है, और उसको क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में होगा, ठीक है? चलिए अब सुनिएगा, क्योंकि उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकता। जो ईटा पीटा है, बीटा पीटा है, उसका क्वेश्चन नहीं होने वाला, वो क्वेश्चन दिमाग से होगा, ठीक है? और एक रिलेशन भी होगा जो आपको पता नहीं, जो मैंने जानबूझ के नहीं बताया। वेल, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बहुत ही सिंपल। अब सीई का मतलब है कार्नोट इंजन। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40% with sink at 27 degrees Celsius. By what amount should the temperature of source be increased
टू इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय 10 डिग्री 10%, राइट। कुछ क्वेश्चन नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन है। पहले मेरी बात सुनो, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, सोर्स और सिंक। हमेशा याद रखना, ज्यादातर केस और मोस्ट ऑफ द केसेस में सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, और जनरली आपको यही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, सोर्स में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट थी, तो हमारे को कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, राइट। अब मैं जो है इसे हटा देता हूं और आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2 है T1 है, T2 सिंक T2 यानी कि हमें दे रखा है T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, सारे टेम्परेचर आप लोग किसमें खेलेंगे, केल्विन में। तो यानी कि प्लस 273 यानी कि ये 300 केल्विन हो जाएगा बच्चा आपके पास, ठीक है। एफिशिएंसी 40% दे रखी है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ईटा कितना दे रखा है 40% यानी कि 40 बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना आ गया 300 बाय T1। क्या यहाँ से आप लोग सॉल्व करके T1 निकाल सकते हैं? जो बच्चे निकाल सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं निकाल सकते वो ये दीजिए भैया, ठीक है, खुश। अच्छा लेकिन रुको, कहानी आगे भी और है। उसने कहा कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि सोर्स का टेम्परेचर 10% से बढ़ जाए। 10% से बढ़ना मतलब 40% पहले था, 10% बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा 50, तो 50 बाय 100% में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, राइट। T2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 300 वैल्यू है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे T डैश बनाएगा, दूसरा जब जाएगा, तो ये आपके पास T डैश है, हाँ सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए T डैश 1 की वैल्यू 600 केल्विन आएगी, ठीक है। हाँ जी क्या बोलूं, मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज है, थैंक यू। अरे अब रुक तो जा, अब हर बात के स्क्रीनशॉट लेगी, उससे चाहिए कि बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो। अभी से शिकायत सर मेरा ना आप करा देते हो, मिटा देते हो, मेरे को फिर वीडियो देखनी पड़ती है, बहुत लंबी हो जाती है। बेटा जल्दी जल्दी नोट किया करो। अच्छा अब देखिए, आपका आंसर ऑप्शन में 600 केल्विन दे रखा था, लेकिन आप जैसे 600 केल्विन में टिक लगाएंगे वो कट जाएगा। क्यों कटेगा? इसने क्या बोला था, बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज। यार पहले का टेम्परेचर ये था, दूसरा ये था, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 600 केल्विन माइनस 500 केल्विन यानी कि 100 केल्विन इज द फाइनल आंसर। तो ये गलतियां मत करना, आंसर के पहुंचने के नजदीक होने के बावजूद भी आप गलत आंसर पे टिक लगा के आ सकते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 तो पक्का भी लास्ट में ही करना है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया था, आई एम सॉरी बेटा, बेटा कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं भूल गया, मैं अगली बार पक्का याद रखूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ते हैं। अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस यानी कि T1 कितना दे रखा है आपको 427 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा, और T2 आपको कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 27 प्लस 273। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रखा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट शुड इट कंज्यूम पर सेकेंड टू डिलीवर मैकेनिकल वर्क एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है, क्यों पूछा है, ठीक है। ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, ये कितना आ जाएगा 427 से 273 प्लस करेंगे 7 3 10 7 2 9 1 10 4 2 6 1 7, और ये कितना आएगा 300, राइट। तो 1 माइनस 700 बाय 300 चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 7 बाय 3 उल्टा कर दिया क्या, T2 बाय T1 है, हाँ जी 3 बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस 3 करेगा तो कितना आ जाएगा 4 बाय 7 आ जाएगा। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 बाय 7 आ गई बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ईटा की वैल्यू मैंने निकाल ली है तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, क्या ईटा क्या होता है W बाय Q। तो Q आपसे पूछा है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा W बाय ईटा। वर्क डन की वैल्यू कितने के लिए पूछा है, कितना दे रखा है 1 किलोवाट, तो किलोवाट 1 किलोवाट अपॉन ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाय 7, तो 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 1 जा 4.75। इतना अमाउंट ऑफ हीट आपके पास किलोवाट की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो आपका आंसर ये फाइनल आंसर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। कोई दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईटा इज इक्वल टू W बाय Q लगाना था और ये हमने कहा था। कोई बड़ा क्वेश्चन है होते ही नहीं है इसमें कोई क्वेश्चन होते ही नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ जो आपको दिमाग लगाना पड़े।
बस आपको क्वेश्चन देखना है और 2 सेकंड के अंदर आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। ले लिया था बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आगे हमारे पास आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो हमारे पास कौन सा है? ये बहुत सिंपल है, तो और सिंपल है। जितना दिखने में बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, जितने बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं उतने सिंपल है। ये कहता है अ रेफ्रिजरेटर हुज बीटा इज 5 एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल। क्या कहना चाह रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा है, इसका बीटा दे रखा है 5, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट ये दे रखा है आपको W। तो W बेटा ये वर्क ही तो है, 250 जूल पर साइकिल मतलब उसका वर्क दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द एक्सट्रैक्ट हीट नहीं हीट, ये क्यों दे रखा है? ये क्यों? हाँ ठीक है ना, जूल पर साइकिल दे रखा है, ये क्यों दे रखा है? अब आपसे पूछा है कि हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर और हाउ मच हीट इज डिस्चार्ज इनटू द रूम। ठीक है, वर्क पर साइकिल आपको निकालना है, तो आपके पास आपको पता था बीटा इज इक्वल्स टू Q बाय W हुआ करता था। अभी आपको याद अभी कराया था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में Q बाय W, Q2 बाय W था। तो ये आपके पास आ जाएगा Q कितना है? 250 बाय 5 यानी कि 50। बीटा नहीं, हाँ मतलब ठीक है ना, W आ जाएगा, समझ गए, बीटा इधर आ जाएगा। तो ये तो निकालना था आपको, काहे तो यही है। तो पहले आ गए 50। दूसरा मैंने आपको कराया था W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 था, राइट। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250। भाई इसीलिए तो काम कर रहा है, 250 जूल पर साइकिल। Q2 कितने दे रखे है कि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे पास Q2 होता है, Q1 नहीं आता, याद करिएगा। मैंने आपको बताया था Q2 हम लोग किससे लेते हैं? आप सोर्स से, सिंक से लेते हैं इस बार। तो यानी कि 250 इसका आ जाएगा, और W आपने निकाल लिया 50 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस 250। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इतना हीट भैया चाहिए होगा तो A और B, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ फोन तैयार है, धूम 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 धूम, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सारा क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आराम से शोर करो भाई। अरे हो जाता है बच्चा, शोर करने से मना थोड़ी होता है, थोड़ा आराम से कर लो, कर लो, शोर करने में क्या है। मैं तो वैसे इतना शोर मचा रहा था, तो मैं क्या बच्चों को शोर मचाने से कम करूँगा। हाँ आराम से शोर कैसे हो सकता है? कोई बात करेंगे बेटा, तेरे साथ करेंगे, आराम आराम आराम। अरे मेरे नहीं, मैं कह, मैं थोड़ी का मैं करूँगा, करेंगे तब तो सुनना। क्या मैं थोड़ी करवाऊंगा, मैं तो देखूंगा बस। फिर तो बताइए आराम आराम से शोर हो रहा है कि अच्छा वापस आ जाते हैं, पता नहीं कैसे टीचर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, आंसर नंबर 5 पे क्वेश्चन तो लिख ही दिया है। अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क। ओहो 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, ठीक है। ईटा इज इक्वल्स टू 1/6 चलेगा, और ईटा इज इक्वल्स टू W बाय Q भी होता है, राइट। अच्छा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ, अच्छा ये ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1 भी होता है, राइट। अब आपसे यहां पर अगर देखा जाए, सॉल्व कर लेना, चलो। ईटा की वैल्यू 1/6 ठीक है, 1/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो यहां से T2 बाय T1 की वैल्यू इधर ले आओ, उसके इधर लेके आ जाओ बेटा। तो T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6, 6 एलसीएम, 6 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 5/6, यानी कि T2 बाय T1 की वैल्यू आपके पास 5/6 आ गई है। और आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल्स टू 6/5 टाइम्स ऑफ T2। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसे हर टर्म पर नहीं मिलते। अभी क्या कहता है, एक 1/6 कर दिया मैंने, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस। सिंक का टेम्परेचर हमारे पास T2 होता है, यानी कि जब टेम्परेचर T2 से 62 कम हो गया, अब मेरी बात सुनिएगा, हाँ T2 माइनस 62 करेंगे तो जो भी टेम्परेचर 62 से कम करेंगे ना, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। मेरी बात ध्यान सुनना सर, आपने इसे केल्विन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? डिफरेंस सेम रहता है, देख मेरा 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है? 10 का। अब चाहे इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो भाई, 303 273 प्लस करोगे और 313, डिफरेंस सेम रहता है। तो डिफरेंस के केस में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसका मैं करूंगा तो आपके पास आपका डिफरेंस जो है सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो T2 माइनस 62 करने पर क्या बोलता है, उसका ईटा डबल हो गया,
यानी कि ईटा कितना बन जाएगा इस केस में 1/6 इंटू 2 यानी कि 1/3। समझ में आता है? अच्छा ठीक है। अब फिर केस 1 ये हो गया, केस 2 में यहाँ पे डालता हूँ। केस 2 ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईटा कितना आया 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू इस बार कितनी है T2 माइनस 62। समझ गए ना? 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन में T1 अपॉन में T1। अब T1 की टर्म्स में मैं आंसर तो नहीं दे सकता, दो वेरिएबल हो जाएंगे। एक काम करता हूँ T1 को मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन में T2 लिखना, T1 लिखना है ना, तो 6/5 टाइम्स ऑफ T2। राइट, एक काम करो, इस पे धर ले आओ, इस पे धर लेके आ जाओ पहले तो, ताकि ये मेरा T2 ये माइनस प्लस से बच जाऊं। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा T2 माइनस 62 अपॉन 6/5 को यहाँ पे लिख दूं 5/6 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1/3 कितना हो गया 2/3। 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से T2 की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, कैलकुलेशन है। और T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, सॉल्व करके बताओ या फिर मैं बताऊं? मैं बताता हूं बेटा। ये है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? रिवर्सिबल कन्वर्ट 1/6, और रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट 1/6 2 310। ये कितना आएगा? एक 310 आ रहा है और दूसरा दो टेम्परेचर निकालने थे ना यार इसमें, T1 T2, एक 310 आ रहा है और दूसरा 372 आ रहा है। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भैया, एक टेम्परेचर आप निकाले तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर 310 रखते हैं तो फिर देख लो इसमें कितना आएगा, 310 में दो आएंगे। हाँ, तो 5/6 आया ना, तो 5/6 ऑफ T2 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास आ गई, तो T1 कितना हो जाएगा 6/5 इंटू ये तो आएगा T1 को 6/5 इंटू T2 की वैल्यू का मान लीजिए 310 आई है, तो इसे सॉल्व कर दो। 5 6 30, 5 2 10, 6 2 12, 6 30। हाँ सही आ ही जाएगी तो सही, पर यह देखना ये आएगी कि नहीं। ठीक है, समझ में आता है? यहाँ से तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना है कि दो इक्वेशन बननी है और दो इक्वेशन में से T1 T2 की वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही सिंपल सा है। एन AC इज डिजाइन अ कार्नोट इंजन इज डिजाइन टू ऑपरेट बिटवीन 400। क्या बेटा? ओ आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नहीं लिया? ओह मैंने तो बेटा सब कुछ मतलब तो बोलेगी क्या लेन चल रहा है स्क्रीनशॉट का बेटा। अच्छा। तुझे बड़ी खुशी हो रही है? यहाँ पे अगली क्या खुद तो स्ट्रेट है नहीं। तुझे कैसे पता स्ट्रेट नहीं है? कल तो बात कर रहा तो वैसी वैसी अरे यार ये ऐसी वाली क्या चल रहा है पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता है। आपस में बात कर लेना जो कर रहा है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ भैया। देखा है? ये करवा लो इन्हें, यहाँ चल रही है इतनी अच्छी कार्नोट इंजन, इन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इनके अपने इंजन चले हुए हैं। अरे रोक लो, ये ब्रेक लगा लो गन्ने की मशीन बेटा। गन्ने की मशीन में से ना कई बार जूस निकलने बंद हो जाता है। ठीक है, वो क्या उस दौर तक ना पहुंचे तो यहाँ पे पढ़ लें। अच्छा, कार्नोट इंजन इज डिजाइन्ड टू ऑपरेट बिटवीन 480 एंड 300 केल्विन। ठीक है, केल्विन दे रखा है, तो हमारे पास T1 की वैल्यू 480 है और T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 300 केल्विन है। Assuming that the engine actually produces 1.2 kilojoule mechanical energy per calorie of heat absorbed, compare the actual efficiency with the theoretical. Okay, theoretical maximum efficiency. ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो इसका रेशियो आएगा ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एक्चुअल एफिशिएंसी और थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी नीचे से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, राइट, 1 माइनस T2 बाय T1। इसको सॉल्व करके आप ईटा निकाल लेंगे आराम से। और दूसरी जो एफिशिएंसी निकालेगी, देखो इसमें क्या बोल रखा है, इतना काम करता है इतना हीट देने पर कैलोरी, यानी कि 1.2 अपॉन में पर कैलोरी मतलब 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बाजू में, तो 4.2, तो 1.2 बाय 4.2, राइट।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई थी मेरे हिसाब से 37.5 आती है। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू दे ही रखी है तुम्हें, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, मैंने सॉल्व करके देख लिया था पहले। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आती है 28.7। ठीक है, और इन दोनों को आप रेशियो निकालना था आपको, तो रेशियो आपके पास आएगा 37.5 अपॉन 28.7, तो ये आ जाएगा 3/4 समथिंग, ये आएगा 4/3 है। चेक कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो आप डाल लेना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्चुअल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। सही तो है, ये एक्चुअल एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो ये एक्चुअल एफिशिएंसी आई, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आई, तो एक्चुअल एफिशिएंसी इधर पहुंच जाएगा, ये इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये एक्चुअल एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आता है? अब आते हैं हमारे पास एक उस राज पे जो मैंने छुपा के रखा, राइट बेटा? जो आपके पास एक्चुअल एफिशिएंसी है वो आपको निकालनी थी और दो एफिशिएंसी निकालनी थी, उनका रेशियो निकालना था। मेरे पास ये एक्चुअल एफिशिएंसी आती है और ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है, तो इसका जो निकालेंगे 1 - C2/T1। और दूसरा ये क्या है? दूसरा क्या है? वर्क डन पर यूनिट हीट। यही तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला भी रहता था ईटा में, ये भी तो होता था। दोनों तरीके से हमने ईटा निकाला है। ये आपको गिवन था 1.2, ये आपको 1 किलो कैलोरी में दे रखा था, इस किलो कैलोरी को मैंने 4.2 से बदल दिया। ये भी एफिशिएंसी है। ईटा 1 अपॉन ईटा 2 कर देना, ये ईटा 1 मान लो, ईटा 2 मान लो, आपका आंसर है। बेटा दोनों ही करने पड़ेंगे, आसान क्यों हुआ? स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट क्या कर देगी? फोटो वायरल कर देगी, वो तो खुश हो जाएगा। ये आप भी टाक दिया बोलने के बाद नहीं। अच्छा, इसके पास तेरे पास कोई वैसी ऐसी फोटो है इसकी जो वायरल हो जाएंगी? ओह माय गॉड, क्यों है? चलो भैया आगे देखते हैं। आगे धमकी देख रहा है, फोटो वायरल कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? दूसरा। बेटा यहाँ पर देखो, आपको जो है एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, पहले उस चीज को ध्यान सुनो। जब मैंने आप लोगों को कार्नोट हीट इंजन कराया था तो मैंने आप लोगों को एक साइकिल कराई थी ऐसे, राइट? यहां पर हमारे पास क्या था? P1 V1 T1 से P2 V2 T2, यहां पर था P3 V3 T2, यहां पे था P4 V4 T2, राइट? ये कहानी थी। अब आप लोगों के पास चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, और जो चीजें हमारे पास चेंज होंगी वो किस तरीके से होंगी ये हम लोगों को समझना है और आराम से समझना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप लोग थोड़ा सा नाजुक हो सकते हैं। एक्चुअल में कई बार क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन दिए नहीं होंगे और आप लोगों को, ध्यान सुनना, आप लोगों को एक रेशियो दे देगा कि भैया ये रेशियो ले लो, एडियाबैटिक रेशियो ले लो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो ले लो, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो ले लो, आइसोथर्मल रेशियो ले लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो मतलब ये रेशियो का खेल आपको समझना, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, पहले किसको बताता हूं मैं आपको, कार्नोट साइकिल में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से यहां पे गए, तो यहां से फाइनल वैल्यू क्या थी? V2। तो V2/V1 का जो रेशियो है, ध्यान सुनिएगा बेटा, V2/V1 का रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन रेशियो। साफ साफ समझ में भी आ रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन रेशियो। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन रेशियो। दूसरा आपके पास क्या है? V3 से V4 गया, लेकिन मेरे पास ये वैल्यू कैसी थी? माइनस की थी ना, कंप्रेशन था। तो V3/V4 मतलब होना क्या चाहिए था मेरे पास? V4/V3, लेकिन माइनस को रखने के लिए प्लस रखने के लिए मैं कर सकता हूं V3/V4 दे रखा होगा, तो ये रेशियो कैसा होगा? कंप्रेशन रेशियो। ये कैसा रेशियो होगा? एक्सपेंशन। लेकिन कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन का रेशियो आपके पास दे रखा है V3/V4। समझ में आ गया होगा आपको क्यों दिया है? और V2, यानी कि आपको ये भी समझ में आ रहा है। इसको आपको डिनोट किया जाएगा एक लेटर जिसका नाम है छोटा r, राइट? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ये छोटा थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में नहीं, ठीक है? बेटा गेट बंद कर देना एक बार। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आएगा? एडियाबैटिक का देखते हैं। अब एडियाबैटिक में आप यहां से यहां पर गए तो फाइनल क्या आया? V3/V2। तो बेटा V3/V2
यानी कि आपके पास ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का रेशियो होगा। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन दूसरा कहां पे हो रहा था, V4 से V1, है ना। तो V1 बाय V4 होना चाहिए था, लेकिन मैं V1 बाय V4 तो मेरे पास नेगेटिव आ जाता है, मेरे को पॉजिटिव करने का क्या करूंगा मैं, V4 बाय V1। तो ये आपके पास आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का रेशियो और ये आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन का रेशियो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल परफेक्ट ये दे रखा है। हाँ, इसमें जो आपके पास सिंबल यूज होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, रो सिंबल यूज रहेगा। यानी कि अगर, हाँ बोलो, वो आर क्या है? आर इसके लिए यूज होगा बेटा। इसकी वैल्यू आपको एक आर के टर्म्स में दे रखी होगी, बोल देगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रखा है, तो आप समझ जाना ये वाला रेशियो आपको प्रोवाइडेड है। आइसोथर्मल कंप्रेशन दे रखा है, तो समझ जाना V3 बाय V4 का रेशियो प्रोवाइडेड। ठीक है, अब आपके पास एक रिलेशन आता है T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू P की पावर गामा माइनस 1 है, ये रो की पावर गामा माइनस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज को आप याद रखिए। इसकी डेरिवेशन भी है, बट वो बहुत लेंदी है। लेंदी तो क्या मतलब है ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। बस हाँ, एक क्वेश्चन में वो कराना था, नया कॉन्सेप्ट आपको देना था, इसलिए मैंने ये सब इंट्रोड्यूस करा दिया। कहने का मतलब क्या है, T1 बाय T2 की वैल्यू रो गामा माइनस 1, राइट। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर, ये याद रखिए। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, ये तो बताइए आपको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय रो इसकी पावर गामा माइनस 1, T2 बाय T1 है ना, तो ये 1 बाय रो हो जाएगा। गामा माइनस 1 तो यहाँ पे रख दिया, रिलेशन है ये तो बोला आपको याद रखना है, राइट। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इतना अगर आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू होगा। मतलब मैं कुछ भी दे देता ना आपको, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ये आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। देखिए कैसे, अ कार्बोनेटेड वर्सेस आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। पहली बात आपको क्या मिला, मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी है, गुड बेटा 5/3 है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो 2, यानी कि कौन सा रेशियो दे रखा है, V3 बाय V2, यानी कि V3 बाय V2 इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है। समझ में आया कैसे काम करेंगे उसका। आपसे पूछा है फाइंड इट्स एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन आसान जरूर हो गया, लेकिन हिल नहीं सकता था वो क्वेश्चन अपनी जगह से, अगर आपको ये रेशियो नहीं पता। क्योंकि आपको अगर लॉजिक नहीं पता तो फिर आप कैसे करोगे क्वेश्चन। अब तो कुछ बचा ही नहीं। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1 होता है, बट हमारे पास T2 बाय T1 को मैं किसकी टर्म से लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 बाय रो, तो 1 माइनस 1 बाय रो, और इसकी वैल्यू हमारे पास गामा माइनस 1, गामा 5/3 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2, गामा की वैल्यू 2 दे रखी है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपके पास ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 5/3 माइनस 1, तो 1/2 2/3, राइट। ये तो होगा 5 माइनस 1 3 हो गए, 2/3। अब इसकी जो वैल्यू आती है 0.37 आएगी, और 1 में से 0.37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.67। यही आपके पास आंसर आना चाहिए इसका। अगर देखता हूँ 0.63 आएगा, सॉरी ये 0.63 आएगा बेटा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 0.37, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगा 37। कैलकुलेशंस मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो मैं ऑब्वियसली मैं भी खुद देख के करता हूँ। ये कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट अपन ने नहीं करना है, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो बता दीजिए। आज जो टॉपिक हुआ हमारे पास हीट इंजन, उसका सेकेंड लॉ इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी, फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटर क्यों हीट। अब आपको समझ में आ गया रेफ्रिजरेटर क्यों पीछे से गर्म करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो देखो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकती। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना कि कोई भी चीज ठंडी कर दे, ये चीज पॉसिबल हो पाती है जब आप एक्सटर्नल एनर्जी को लेते हैं, और ये आप इन द फॉर्म ऑफ करंट लेते हो। आप मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ करंट। करंट की वजह से वो क्या कर रहा है, सिंक में से टेम्परेचर आके खुद तो कूल कर रहा है, और जो इंजन है वो क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास वो सोर्स को बाहर गर्म कर रहा है। ठीक है, जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया एसी का, वही कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर में भी तो है। तो उसके बाहर की जाली वाली जो लगी रहती है वो क्या रहती है, गर्म रहती है। उसका रीजन बेटा सेम यही रहता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि किस तरीके से आपके पास ये चीज होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, एक होमवर्क आपको देता हूँ। अगर मैं फ्रिज खोल देता हूँ और फ्रिज के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, तो आपको बताना है फ्रिज के दरवाजे के पास जो टेम्परेचर है, दरवाजा खोल दिया है ना, जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, ठंडा होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जैसा था वैसा ही, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। भैया मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए आज एमसीक्यू, अगली क्लास आंसर दूंगा। मतलब नया चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर खत्म हो चुका है हमारे पास, नया चैप्टर शुरू करने से पहले आंसर दूंगा। बट आप लोग एक बार घर पे सर्च करना कि अगर आपने
फ्रिज का दरवाजा यहाँ से खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है, और आप यहाँ पर खड़े हैं। पीछे से दरवाजा खोल दिया। ये तो रहा, दरवाजा खोल दिया। अरे पीछे क्या है? अरे ये हैंडल है, समझ जाए। पीछे जाली बना रहा था मैं, वो वाली जाली उठा के रख लो। पीछे जाली बना रहा था। अरे समझ जाओ ना यार, फ्रिज का दरवाजा खुल गया। ओके। आपको बताना है सराउंडिंग का यहाँ का जो टेम्परेचर है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन एज सेम, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव कर दो। यार ये तो सही हो जाएगा, नन ऑफ द। हाँ एक तो सही होगा ही, ऐसा ऑप्शन दे दिया फिर तो भैया नन ऑफ द। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए, मतलब एक बार ट्राई करना और अगली क्लास में याद दिलाना कि मेरे पास क्या बेटा रिमेन सेम है। कमेंट करना। बच्चे कह रही है बोलो सर कमेंट करना। हाँ 2 जने वीडियो देखते हैं उसे ही तुम ही कर देना कमेंट। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लियो। आंसर आज तो तेरी स्क्रीनशॉट ही ले लिया उन्होंने हैं? शॉट ले ली, क्या कह रहे हो? अरे स्क्रीनशॉट वाले जोक से ले लिया, अच्छा मतलब पूरा यार। तुझे बड़ा इंटरेस्ट लेन देन है। देख इसे लेके जाता हूँ जरा। पूरा पूरा। अंकल जी से बात करनी पड़ेगी। अंकल जी शादी करा दो, लगेगी बारी में आने वाला है सुन के भी आ रही है। हैं? क्या तू तैयार है? अच्छा तुम दोनों, अच्छा समलैंगिक अलाउड है। हाँ ओके ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंटरटेनिंग क्लास तो रहती है अधिकतर, है ना। बाकी कुछ जोक्स आज थोड़े सामने ज्यादा आ गए हैं, हालांकि ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए थी। वेल कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।